अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिका के जो हाईटेक उपकरण वहां पर रह गए थे, अब उनके कश्मीर पहुंचने की आशंका जताई गई। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में जिस तरह के सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करती थी, ठीक वैसे ही फोन कश्मीर में एक्टिव पाए गए हैं। और ये सैटेलाइट फोन 13 फरवरी यानी कि पुलवामा हमले की बरसी से ठीक एक दिन पहले एक्टिव हुए। 13 फरवरी को ऐसे कुल 8 सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक्टिव रहे। और रिपोर्ट के मुताबिक इन सैटेलाइट फोन की लोकेशन बांदीपोरा, गांदरबल, कुपवाड़ा, बुडगाम, पुलवामा और बारामूला रही। और इसी तरह 13 फरवरी को ही दोपहर 1 बजे से 14 फरवरी की दोपहर 12 बजे तक 5 और सैटेलाइट फोन रडार की पकड़ में आए, जो बांदीपोरा, बारामूला और उरी की दूसरी तरफ पीओके में एक्टिव पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे सैटेलाइट फोन आतंकियों के पास हो सकते हैं, जो बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक मकान से मिले बम की साजिश में पाकिस्तान का हाथ होने की बात सामने आई। एक दिन पहले बरामद बम को एनएसजी की टीम ने समय रहते नष्ट कर दिया था, जिसकी साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ते ही एनआईए की टीम भी इसकी जांच में शामिल हो गई। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जल्द ही इसका पर्दाफाश करने का भरोसा दिया। जो भी नेटवर्क इसमें शामिल है उनको हम जल्दी ही एक्सपोज करेंगे। सीमापुरी में एक दिन पहले जिस मकान की तलाशी के दौरान बम मिला था, वो यूपी की सीमा के बिल्कुल पास है। और यही वजह रही कि यूपी एटीएस भी दिल्ली पुलिस की मदद के लिए वहां पहुंच गई। और मामले की जांच में जुटे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बम रखवाने का शक जताया, जिसके सबूत गाजीपुर मंडी और सीमापुरी में बरामद बमों की जांच से मिलने का दावा किया गया। क्योंकि सीमापुरी से बरामद बम में अमोनियम नाइट्रेट टाइमर के साथ एक खास तरह का स्विच का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान ही इस खास स्विच की मदद से आतंकियों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है और धमाकों के लिए भेजता है। इसी तरह का स्विच और टाइमर 14 जनवरी को गाजीपुर मंडी के गेट से बरामद बम में भी मिलने का दावा किया गया था। राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। यूपी के सहारनपुर में एसपी और बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं ने टेंट लगाकर उस कमरे के बाहर डेरा डाल दिया जहां मतदान के बाद ईवीएम रखी गई हैं। इन कार्यकर्ताओं ने दलील दी कि चुनाव नतीजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया। नागौर दौरे पर डोटासरा ने बयान दिया कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध सत्ता के लिए हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उस युद्ध को सांप्रदायिकता का रंग देकर स्कूल के सिलेबस में शामिल करा दिया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया, क्या हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई? अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर वोटों की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। लोगों को खुश करने के लिए, मुसलमानों के वोट प्राप्त करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अकबर को महान बताने का काम आप कर रहे हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक रैली की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी की करहल सीट से एसपी उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। इसी करहल सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि करहल में होने वाला चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी की जमानत को जब्त करने वाला हो। पुर्तगाल में जल्द कोरोना बंदिशों को खत्म कर दिया जाएगा। ओमिक्रॉन के मामले घटने के बाद यह फैसला लिया गया, यानी अब सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को विशाखापट्टनम जाएंगे, जहां वो देश में बने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों की समीक्षा करेंगे। इसमें नौसेना के अलावा कोस्ट गार्ड के जहाज भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के पास ठाणे के एक पोल्ट्री फार्म में 100 मुर्गियां मरी पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने वहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई और उस इलाके में 25,000 मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया।
और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां दयत्स्क में बड़े धमाके की खबर है और रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दयत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। खबर है कि एक सरकारी इमारत के पास एक कार में ये धमाका हुआ है और रूसी मीडिया ने इस धमाके का दावा किया है। कार के भीतर ये धमाका हुआ है और सरकारी इमारत वहीं पर थी जहां पर ये कार खड़ी थी और उसी के पास इस धमाके की खबर है। रूसी मीडिया ने इस धमाके की पुष्टि की है। लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है रूस और अमेरिका के बीच में और उस बीच बमबारी की और धमाकों की खबरें भी सामने आने लगी हैं। और दयत्स्क वो इलाका है रूस का जहां पर रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि दयत्स्क में बड़ा धमाका हुआ है और खबर है कि जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर एक सरकारी इमारत थी और कार के भीतर ये धमाका हुआ था। और बड़ी खबर यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन में बमबारी नहीं थम रही है। 2 दिन से बमबारी और गोलीबारी लगातार जारी है। इस जंग की शुरुआत माना जा रहा है और क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि बमबारी केवल विद्रोहियों की तरफ से हो रही है और यूक्रेन की सेना ने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई है, जबकि रूस का यह दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार दाग रही है। अमेरिका कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में ये गोलीबारी रूस के इशारे पर हो रही है ताकि रूस माहौल बिगाड़ने में कामयाब हो और उसके बाद हमले का बहाना खोज दिया जाए। और अब से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने आरोपों पर सफाई भी दी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थितियां यूक्रेन में बनती जा रही हैं और यूक्रेन को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश में है रूस, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच अब तनातनी बढ़ती जा रही है। नाटो सदस्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त केवल रूस और अमेरिका के संबंधों पर टिकी हुई है। और अमेरिका ने यूक्रेन में हाल ही में हुए साइबर अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। इस अटैक से यूक्रेन के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर असर पड़ा था, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। We believe that the Russian government is responsible for wide-scale cyber attacks on Ukrainian banks this week. We have technical information that links the Russian Main Intelligence Directorate, or GRU. यूक्रेन और रूस में जारी तनातनी के बीच यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ने जंग की चेतावनी दी। Наші збройні сили спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали. और अमेरिका का ये साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को ये सलाह दी कि वो मामले पर जंग के बजाय कूटनीतिक तरीका अपनाए, जिसके लिए देर नहीं हुई है। Russia has falsely asserted it was carried out by Ukraine. Russia can still choose diplomacy. It is not too late to de-escalate and return to the negotiating table. Russia has a choice between war and all the suffering it will bring, or diplomacy that will make a future safer for everyone. यूक्रेन और रूस के विवाद में कोई भी कूटनीतिक चाल काम करती नहीं दिख रही। दोनों ही पक्ष जंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। रूस की हर चाल आग में घी डालने का काम कर रही है। पहले से रूस की सेना की मौजूदगी की वजह से यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है। ऊपर से बेलारूस में रूस का अभ्यास जंग का माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसकी तस्वीरें भी खुद रूस का रक्षा मंत्रालय ही जारी कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही युद्ध के अभ्यास का नया वीडियो जारी किया। यह वीडियो बेलारूस में चल रहे यूनियन रेजोल्यूशन 2022 का बताया जा रहा है, जिसमें रूस और बेलारूस दोनों की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। वीडियो में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक साथ सैकड़ों रॉकेट दागते दिखे। अभ्यास में बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल किए गए, जिनसे एक साथ रॉकेट दाग कर देखे गए। मतलब तैयारी किसी सामान्य अभ्यास जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़ी जंग की तैयारी की दिखी। सेनाओं का अभ्यास कोई बड़ी बात नहीं। रूस और बेलारूस की फौजें इससे पहले भी साथ मिलकर अभ्यास करती रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा अभ्यास दुश्मन को उकसाने वाला है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी का फासला केवल 90 किलोमीटर है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का विवाद तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से रूस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, जो एक तरह से यह दिखाने वाला है कि रूस को अमेरिका या नाटो की नाराजगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों की ड्रिल मतलब अभ्यास करने वाला है। सेना की तैयारियां परखने के लिए भी आमतौर पर मिसाइलों को चलाकर नहीं देखा जाता, लेकिन रूस अपनी मिसाइलों को चलाकर देखेगा।
जो मिसाइलें इस ड्रिल का हिस्सा बनेंगी उनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी होंगी और क्रूज मिसाइलें भी होंगी, लंबी दूरी की मिसाइलें भी होंगी और छोटी दूरी की मिसाइलें भी होंगी। मतलब एक तरह से ताकत का प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ी बात यह, व्लादिमीर पुतिन खुद इस अभ्यास को देखने के लिए पहुंचेंगे। रूस में राष्ट्रपति ही सेनाओं के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। साफ है कि इस अभ्यास का मकसद अपनी ताकत को परखने से ज्यादा ताकत का प्रदर्शन करना है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन पर दबाव बनाया जा सके। और यह तैयारी साफ करती है कि रूस मानकर बैठा है कि जंग तो होकर रहेगी। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें भी यही बताने वाली हैं कि रूस के सेना को पीछे बुलाने के दावों में दम नहीं है। सैटेलाइट से ली गई ताजा तस्वीरें इशारा करने वाली हैं कि रूस की सेना की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा है। करीब 15 दिन पहले भी रूस की सेना की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें अमेरिका ने जारी की थी। उन्हीं तस्वीरों के जरिए यह पता चला था कि रूस की फौज ने अपने सैनिक और जंग का सामान ही सीमाओं पर नहीं भेजा, बल्कि मजबूत कैंप तक बना लिए हैं। अब सामने आई ताजा तस्वीरें उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। बेलारूस और क्राइमिया की सीमाओं के पास की ये तस्वीरें दिखाती हैं कि रूस की सेना सरहदों पर पूरी बस्ती बसा चुकी है। तस्वीरों में सैनिकों की बहुत बड़ी संख्या दिख रही है। अभी तक अमेरिका दावा करता रहा है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आने के बाद दावा किया गया कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका भी रूस की तैयारियों को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अमेरिका का भी जंग की तैयारियां बढ़ाने पर पूरा जोर है। इसी वजह से यूक्रेन की सीमाओं के पास सेनाओं को पहुंचाने का काम अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों ने तेज कर दिया है। अमेरिका ने F-35A फाइटर प्लेन जर्मनी में भेजने का फैसला लिया। जर्मनी में अमेरिका की वायुसेना पहले से मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि इस बार इन फाइटर विमानों का एक दस्ता जर्मनी भेजा गया है। एक दस्ते में 18 से 24 के बीच फाइटर प्लेन होते हैं। जर्मनी से यूक्रेन की सीमाएं ज्यादा दूर नहीं है। बीच में पोलैंड है, जहां नाटो की फौजें पहले से मौजूद हैं। असल में पोलैंड और लिथुआनिया ही वो देश हैं जिनकी यूक्रेन से लगती सीमाएं अमेरिका के लिए सबसे अहम हैं, क्योंकि इन्हीं सीमाओं पर अमेरिका और सभी नाटो देश अपनी अपनी सेनाओं को पिछले 1 महीने से भेज रहे हैं। मतलब यह कि अगर यूक्रेन की उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमाओं को रूस ने घेरा हुआ है, तो पश्चिमी छोर की एक बड़ी सीमा पर यूक्रेन के सहयोगियों की फौजें मौजूद हैं, जो रूस को जवाब देने के लिए लगातार अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही हैं। वहीं यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से वहां बम और मोर्टार बरस रहे हैं, जिसके लिए यूक्रेन की फौज और वहां के कुछ अलगाववादी संगठन एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। पूर्वी छोर पर जिन 2 प्रांतों में बवाल मचा है, उनके नाम हैं लुहांस्क और डोनेस्क। दोनों ही प्रांतों पर बरसों से वहां के ऐसे विद्रोहियों का कब्जा है जिन्हें रूस का समर्थन हासिल है। 2015 में उन विद्रोहियों से यूक्रेन ने सीज फायर का समझौता भी किया था, लेकिन बीते 2 दिन में उस समझौते की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहां के एक स्कूल पर बरसे बमों की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं। यूक्रेन की सेना पर हुई बमबारी का एक वीडियो तो यूक्रेन की सेना ने सोशल मीडिया पर भी डाला। आरोप लगाया गया कि जिस वक्त ये बमबारी हुई, सड़क से रेड क्रॉस की गाड़ियां गुजर रही थीं, जो हमले में बाल बाल बच गईं। बताया जा रहा है कि 2 दिन से 44 से ज्यादा बार गोलीबारी और बमबारी हो चुकी है, जिसकी चपेट में कुछ आम नागरिकों के भी आने का दावा किया जा रहा है। इसके पीछे यूक्रेन सीधा सीधा रूस को जिम्मेदार ठहरा है, जबकि रूस उसे यूक्रेन का अंदरूनी मामला बता रहा है। लेकिन यूक्रेन में बमबारी के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और रूस भिड़ गए, क्योंकि अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस पर गंभीर आरोप लगा दिया और साफ कहा कि रूस बहुत जल्द यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसीलिए विद्रोहियों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अमेरिका का कहना है कि रूस इस तरह का माहौल बनाकर यूक्रेन पर हमले का बहाना तैयार कर रहा है, लेकिन रूस ने उल्टा अमेरिका पर ही हमला बोल दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन तो नाटो के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, इसीलिए उसने 2015 का समझौता भी तोड़ दिया और खोट उसकी नीयत में माना जाना चाहिए, जिसने सालों पुराना समझौता तोड़कर बम बरसाए हों। यूक्रेन पर यह आरोप रूस ने लगाया। मतलब यह कि सुरक्षा परिषद की बैठक जो सिर्फ यूक्रेन के मसले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, उसमें अमेरिका और रूस के बीच बहस छिड़ गई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सहयोगी देश भी लगातार पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। अब अमेरिका ऐसी चालें चल रहा है जिसके जरिए बिना हथियार चलाए ही रूस को बैकफुट पर धकेला जा सके, जिसके लिए बाइडेन ने मोर्चा संभाल लिया।
बाइडेन ने फिर दोहराया कि रूस की तैयारी यूक्रेन पर हमला करने की है। Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. इससे पहले से अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों की बात कहकर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। Nord Stream 2, the pipeline that would bring natural gas from Russia to Germany. If Russia further invades Ukraine, it will not happen. अब अमेरिका के सहयोगी देश भी रूस को प्रतिबंधों का डर दिखा रहे हैं। We stopped the raising of funds by Russian companies on London financial markets. That's a very, very tough sanction that we'll be bringing in. हालांकि ऐसी किसी भी धमकी का रूस पर अब तक कोई असर नहीं दिखा है, बल्कि रूस तो अब अमेरिका को कूटनीति की भाषा में भी कड़े जवाब दे रहा है। रूस ने अमेरिका के उपराजदूत की छुट्टी कर दी। उपराजदूत एक बड़ा राजनयिक पद होता है। रूस में अमेरिका के दूसरे नंबर के सबसे बड़े राजनयिक अधिकारी। रूस ने बिना कोई कारण बताए उन्हें मॉस्को छोड़ने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ रूस ने एक बार फिर दावा किया कि वो यूक्रेन की सीमाओं के पास से अपनी सेना को धीरे धीरे वापस बुला रहा है, जबकि सैटेलाइट से आई नई तस्वीरों के आधार पर अमेरिका ने दावा किया कि अब रूस के 1.5 लाख नहीं बल्कि 1,90,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा के पास तैनात हैं। दूसरी तरफ रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोप, कनाडा और नाटो के नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति एक वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है।